सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। शिंदे गुट हो या अजित पवार गुट, ये भी चुनाव लड़ेंगे। ये किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? ये एनसीपी के भी खिलाफ लड़ेंगे, कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के खिलाफ भी लड़ेंगे और भाजपा के भी खिलाफ लड़ेंगे। ऐसा तो विलय अगर मान लिए हो जाता है तो इनके लोगों को अगर टिकट दे देती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहां जाएंगे जो चुनाव लड़ते थे, जो हारे हुए हैं? तो कहीं ना कहीं तो रायता जो फैला दिया है भाजपा ने, वो आसान तो नहीं है समेटना। जी धन्यवाद अमरीश जी। महाराष्ट्र में बीजेपी की अपनी ताकत शिवसेना के बगैर उतनी है नहीं। वह इसीलिए वो अपने सहयोगियों की तलाश में लगे हुए हैं और उन्होंने पहले शिवसेना को तोड़ा और अब उन्होंने एनसीपी को तोड़ा। लेकिन ये जो उनको उम्मीद ये लग रही है कि शिवसेना का जो समर्थक है वह इन नेताओं के साथ बीजेपी के साथ चला जाएगा, या एनसीपी का जो समर्थक है वह अजित पवार के साथ बीजेपी को दे देगा। ये सब लगता नहीं है। मैं सतारा, बारामती, कोल्हापुर, पूना वगैरह में घूमा हूँ। जो एनसीपी का वोटर है वो बेसिकली कांग्रेस का वोटर है, माने वो सांप्रदायिक वोटर नहीं है। वो एक अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में वोट देते हैं एनसीपी को और वो उनका मतदाता है। वो ये जो उस इलाके का जो किसान है और सहकारी संगठनों में जो शामिल लोग हैं, जिसको शरद पवार ने बड़ा मजबूत किया है, वो लोग भी एनसीपी के साथ हैं और एनसीपी के पहले वो लोग कांग्रेस के साथ होते थे। तो जो मतदाताओं का समूह है एनसीपी को वोट देने वाला, वो बेसिकली गैर भाजपा है। वह भाजपा को नहीं वोट दे सकता। वो उसका उसका एनसीपी का कोई भी नेता ये कि उसको ट्रांसफर करा देगा, ये संभव नहीं। वो व्यक्तिगत रूप से एनसीपी के साथ है, एनसीपी मतलब शरद पवार के साथ है, सुप्रिया सुले के साथ है। लेकिन वो अजीत दादा पवार उसको लेके चले जाएंगे बीजेपी में, ऐसा लगता नहीं। दूसरी चीज की जो बात आपने कही कि अगर अब तो शिंदे गुट में ये होने लगा है। शिंदे गुट के 2 विधायकों का बयान आया कि भाई अब बात करो, उद्धव ठाकरे से वापस चलो। यहाँ जो जिस राजनीतिक लाभ के लिए आप आए थे या जिस सत्ता के लाभ के लिए आए थे वो भी नहीं मिलना है। अब जो मंत्रिपरिषद में जगहें खाली थी 9 तो ऐसे ही भर गई। अब क्या मिलेगा आपको? और आप अभी हालांकि जो शिवसेना के लोग हैं ये कह रहे हैं कि अभी जगहें बहुत खाली हैं और कारपोरेशन के कई पद खाली पड़े हुए हैं, उस बिना पर अभी लोगों को लटकाए पड़े हैं। लेकिन शिवसेना शिंदे गुट में यह बात होने लगी है कि अब वह सत्ता का लाभ नहीं मिलने वाला जो लाभ सोच करके हम लोग आए थे। यह पूरा का पूरा नरेशन जो है यह बीजेपी जो सोच रही हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो बीजेपी के पीछे बीजेपी ने जो ये कार्रवाई की है उसके पीछे मुझे मतलब मंशा उसके लगती है कि वह शरद पवार की विश्वसनीयता को कम करना चाहती है। वह लोगों के बीच में यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि जो व्यक्ति अपने परिवार, अपने दल को इकट्ठा नहीं रह सकता, वह बड़े राष्ट्रीय पैमाने पर जो विपक्ष की एकता बन रही है उसका अगुवा कैसे हो सकता है, या उसका बड़ा प्रबल एक प्रमुख नेता कैसे हो सकता है, उसको खारिज करने की कोशिश है। दूसरी चीज है कि जो विपक्षी एकता राष्ट्रीय पैमाने बन रही है उसमें भी ये सेंध लगाने की कोशिश, उसको भी अविश्वसनीय बनाने की कोशिश है। तीसरी चीज यह है कि जो बीजेपी के खिलाफ है, माने राजनीतिक दलों को तोड़िए आप, विधायकों को की खरीद फरोख्त कीजिए आप, पार्टियों का को तोड़फोड़ कीजिए आप, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जिनके ऊपर आप सरेआम आरोप लगाते रहे हैं उनको सत्ता में लीजिए आप। लेकिन चर्चा यह नहीं होनी चाहिए, यह विमर्श के केंद्र से इन विषयों को बाहर रखा जाए। इसलिए इन विषयों को शामिल किए हुए हैं जिसमें यह बात चलती रहे कि शरद पवार कमजोर हो रहे हैं, शरद पवार की पार्टी खत्म हो रही है, शरद पवार का नियंत्रण खत्म हो रहा है। मुझे लगता है कि जो आज शरद पवार ने भी कहा, शरद पवार ने सरेआम आरोप लगाया कि अगर हम आपने एनसीपी का नाम लेकर के हमको भ्रष्ट बताया तो फिर आपने इनको पार्टी में शामिल क्यों कर लिया, आपने मंत्रिमंडल में शामिल क्यों कर लिया। और जो राजनीतिक पूंजी है अमरीश जी, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में वो शरद पवार के पास है। नए सिरे से राजनीति करने की हैसियत उन्हीं के पास है। जिसके पास पूंजी होगी वही अपना व्यापार नए सिरे शुरू कर सकता है। अजीत दादा पवार के पास अपनी नई कोई पूंजी नहीं है। उनके पास वही पूंजी है जो शरद पवार से उनको डेलीगेटेड है, या जो उनके पास उनके नाम पर उनके पास चलती रही है। और उस पूंजी को लेकर के वह बीजेपी के साथ चले जाएंगे, मतदाताओं को भी ले चले जाएंगे, मुझे इसमें संदेह लगता है। मैंने आज भी अपने कई मित्रों से बात किया महाराष्ट्र में, लोग कहते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है। अजीत दादा पवार पूरी तरह से उनके शैडो हैं, उनके शैडो से बाहर निकल करके वो राजनीति नहीं कर सकते, वह जन समर्थन हासिल नहीं कर सकते जिस समर्थन की उम्मीद किए पड़े हुए हैं।
बीजेपी का कुल पर्पज यह है कि आप महाविकास आघाड़ी को अविश्वसनीय बनाना, लेकिन मुझे लगता है ये भी संभव नहीं है। सहानुभूति का लाभ जिस तरह से उद्धव ठाकरे के पक्ष में है, वही स्थिति शरद पवार के इलाके में शरद पवार जी के साथ है। बीजेपी को कम से कम मतदाताओं का समर्थन मिलेगा। विधानसभा का चुनाव तो ये बहुत दूर है, अभी 2024 का चुनाव है। मुख्य सवाल 2024 के चुनाव को लेकर के है, और इस 2024 में जो एंटी इनकम्बेंसी है केंद्र सरकार के खिलाफ, सरकार की जो विफलताएं हैं, जो वायदों से हटना है और अनैतिक